इसी क्रम में सबसे पहले आइए हम चलते हैं ट्रॉफिक अल्सर के क्रम में। देखिए, ट्रॉफिक अल्सर से जो शब्द है, बेसिकली जो ट्रॉफ शब्द है वो न्यूट्रिशन या पोषण से संबंधित है। तो ऐसा अल्सर जो पूर्ण रूप से पोषण न मिलने के कारण से उत्पन्न होता है उसको ट्रॉफिक अल्सर कहा जाता है। ठीक है। और इसका दूसरा नाम है वो न्यूरोपैथिक अल्सर भी होता है, जिसमें कहीं ना कहीं कोई नर्व की एनोमैली होने से या नर्व सप्लाई होने में बाधा आने से, सेंसरी परसेप्शन न होने के कारण से ये अल्सर बनते हैं। बेसिकली ये जो अल्सर होते हैं ये दो कारण इनके मुख्य होते हैं जो इनके पीछे। एक तो होता है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का मतलब ये है क्योंकि अधिकतर ये ऐसे स्थानों पर बनते हैं जहाँ पे प्रेशर होता है या नर्व का जो सेंसरी परसेप्शन है वो समाप्त हो जाता है, वो पहला कारण होता है। दूसरा कारण होता है इम्पेयरमेंट ऑफ ब्लड सप्लाई। यदि वहाँ पर ब्लड सप्लाई ना हो, ब्लड सप्लाई ना होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें नर्व या सेंसरी परसेप्शन का ना होना भी एक कारण होता है, या कैपिलरी में प्रेशर का बढ़ना भी एक कारण होता है। तो मुख्यतः आप ये समझिए कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कि कहीं ना कहीं जो सेंसरी नर्व है या सेंसरी परसेप्शन है उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से, और जो ब्लड सप्लाई है वो बाधित होने से उस जगह पे ब्लड का जो परफ्यूजन है, जो टिश्यू का परफ्यूजन है या ब्लड का प्रॉपर न जाना, ये कारण होते हैं। तो जहाँ तक इसकी साइट्स की बात है कि बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं, उस साइट्स में जब चर्चा करते हैं तो सबसे कॉमनेस्ट जो साइट होती है वो हील होती है। जो कैल्केनियम या पैर में जो हील होती है, हील पे बेसिकली ये अल्सर बनते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, यदि मैं इसको एक छोटा सा यहाँ पे पैर का नीचे का हिस्सा या सोल बनाऊं तो यहाँ पे हील पे नीचे की तरफ ये एक बोर जैसे नीचे बोर कर देते हैं, ट्यूबवेल का जो बोर होता है उस तरीके से बोर शेप एक ये अल्सर यहाँ पे बनता है। एडी में कॉमनेस्ट साइट है, हील में ये बनता है। दूसरी साइट है बटक्स। बटक्स में ऐसे पेशेंट्स जो बहुत लंबे समय तक इमोबाइल रहते हैं, या तो उनमें कोई ऑर्थोपेडिक कारण से, फ्रैक्चर होने की वजह से, या फिर पैरालिसिस के कारण से जो बहुत लंबे समय तक बेड पे लेटे रहते हैं, उनकी बटक्स में दोनों तरफ जो बटक्स होती हैं बेसिकली वहाँ पे ये बेड शोर्स बन जाते हैं। इनको बेड शोर कहते हैं। बेड शोर इसलिए कहते हैं क्योंकि बेड पे लेटे हुए वो एक पोजीशन में लेटा रहता है। या प्रेशर शोर यानी कि उस जगह पे बॉडी का जो प्रेशर बिल्ट होता है जिन जगहों पे, वहाँ पे ये बन जाते हैं। तो बटक्स कॉमन सेकंड कॉमन साइट है बेसिकली। और साथ ही साथ इस्चियल ट्यूबरोसिटी, यही बटक्स के नीचे जो दोनों तरफ की जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी होती है, यहाँ पे एक बोन का प्रोमिनेंस होता है। जब भी हम बैठते हैं नीचे तो बटक्स के बिल्कुल एक जगह पर वो जो प्रोमिनेंस होता है, लगभग ये दोनों जगहें आसपास ही होती हैं। जहाँ पे बटक्स का अधिक हिस्सा इन्वॉल्व होता है उसको हम पूरा बटक्स मान लेते हैं। और इस्चियल ट्यूबरोसिटी जो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे कि जो इस्चियम बोन की जो ट्यूबरोसिटी होती है वहाँ पे ये बनता है, वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर बनता है। दूसरा होता है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल का मतलब ये है कि जैसे ये पैर है तो यहाँ पे ये जो मेटाटार्सल होती है इनके हेड पर, यानी कि लगभग जो ग्रेड 2 है उसके बेस के आसपास बनता है। तो ये मेटाटार्सल ऑफ ही में बनता है बेसिकली। और तीसरा है बैक ऑफ हेड, यानी कि यदि कोई पेशेंट एक लेटा हुआ है बेसिकली लंबे समय से, तो ये हिप वाला हिस्सा नीचे रहेगा और साथ ही साथ जो सिर का निचले वाला हिस्सा है वहाँ पे भी ये बनने के चांसेस रहते हैं। बैक ऑफ हेड या ऑक्सीपुट जिसको हम कहते हैं, सिर के जो है पिछले हिस्से में जैसे पेशेंट लेटा हुआ है तो यहाँ पे भी प्रेशर पड़ेगा कॉन्टिन्यूस एक पोजीशन में लेटे रहने से। तो ये कुछ जो है ऐसी साइट्स हैं, कॉमनेस्ट साइट है, यहाँ पे ये बन जाते हैं। अब बात आती है पैथोलॉजी की। इसकी जो पैथोलॉजी होती है बेसिकली इसमें दो, यदि किसी को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है या इम्पेयरमेंट ऑफ ब्लड सप्लाई है, दो कारण के सेंसरी परसेप्शन नहीं, बॉडी का कोई हिस्सा पैर सुन्न हो गया है, वहाँ से सेंसरी परसेप्शन नहीं आ रही है, या फिर ब्लड सप्लाई इम्पेयरमेंट हो रही है, तो उस जगह पर बेसिकली क्या होगा कि उसकी वाइटलिटी कम हो जाएगी और ऊपर से एक पोजीशन में लेटे रहना, इमोबिलिटी। पैरालिसिस है तो भी एक पोस्चर में लेटे हुए हैं, किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो भी एक पोस्चर में लेटे हुए हैं, मूवेबल नहीं हो रही है। देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि बॉडी जितना मूवेबल रहती है उतना ही बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहता है।
और जो सेडेंट्री या इमोबिलिटी है वो कहीं ना कहीं टिश्यू परफ्यूजन को बाधित करती है, और पर्टिकुलरली यदि वो डिजीज़ में हो तो और भी ज़्यादा घातक होती है। और प्रेशर मीन्स यहाँ पे सिर के नीचे प्रेशर, ऐसे ही बटक्स के नीचे प्रेशर, ऐसे ही जो है जब आदमी एक स्टैंडिंग पोजीशन में, खड़ी हुई पोजीशन में है तो हील के नीचे या यहाँ पे ये प्रेशर पॉइंट्स बेसिकली होते हैं। तो इनके कारण से क्या होता है कि उस एरिया में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्पेयर हो जाता है। पर्टिकुलरली होता क्या है कि जो कैपिलरीज होती हैं, यानी कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण से जो टिश्यू परफ्यूजन है वो कम हो जाता है। क्योंकि किसी भी जगह पे ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होने से वहाँ के जो भी वेसल्स हैं, चाहे वो वेन हैं, चाहे वो कैपिलरीज हैं, चाहे आर्टरी हैं, वो सब प्रॉपर फ्लो उनमें होना चाहिए। तो उससे बेसिकली होता क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले यहाँ पे स्किन हार्ड हो जाती है, ये स्किन हार्ड हो जाती है, डिवाइटलाइज हो जाती है, हार्ड हो जाती है, एक कैलोसिटी बन जाती है यहाँ पे, ये मोटा सा, और ये जो हार्डनेस है, ये कैलोसिटी, ये नीचे तक चली जाती है, यानी कि डीपर पेनिट्रेशन, यानी कि पहले सुपरफिशियल है, स्किन तक है, स्किन के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू में गई, फिर नीचे के मसल इन्वॉल्व किया और लगभग ये बोन तक पहुँच जाती है। तो इसका पेनिट्रेशन होने के बाद फिर इसमें स्लफिंग हो जाती है, यानी कि पस या इस तरीके का जो है डेब्रीज फॉर्मेशन हो जाते हैं, और फिर ये पूरा जब एरिया जब ड्रेन हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ये पूरा जो अल्सर है वो नॉन हीलिंग अल्सर टाइप बन जाता है, बोर शेप्ड एक अल्सर बन जाता है, बोर लाइक अल्सर बन जाता है। तो बेसिकली ये इसकी पैथोलॉजी है, यहाँ पे इसको ट्रॉफिक अल्सर कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ मानने वाली हैं, रिपीटेड ट्रॉमा और प्रेशर। उस पर्टिकुलर पोर्शन पे प्रेशर पड़ना, वहाँ पे ऑक्सीजन का परफ्यूजन भी कम हो जाता है, ऑक्सीजनेशन भी कम होता है क्योंकि आदमी एक पोजीशन में लेटा हुआ है, और नर्व या आर्टरी की सप्लाई बाधित होने से तो और भी समस्याएं वहाँ पे उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो है डिफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, यानी कि टिश्यू में प्रॉपर परफ्यूजन का ना होना, ये एक समस्या उत्पन्न बेसिकली कर देता है। अब हम इसके बाद इसके कॉजेज़ पे आते हैं, इसके आखिरकार कारण क्या होते हैं। देखिए, जहाँ तक कारणों की बात है तो मूल जो बेसिक जो दो कारण होते हैं, एक न्यूरोलॉजिकल जिसमें कि सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा ब्लड सप्लाई का इम्पेयरमेंट। लेकिन इसके पीछे कौन कौन सी डिजीज़ होती है। देखिए, सबसे पहले पेरिफेरल न्यूराइटिस। पेरिफेरल न्यूराइटिस का मतलब ये होता है कि जो नर्व्स हमारी पेरीफ्री को सप्लाई करती हैं उसमें सेंसरी और मोटर दोनों होती हैं। तो यदि इस जगह से सेंसरी परसेप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जब भी हम कहीं टच करेंगे या किसी चीज़ से प्रेशर करेंगे तो हमको अनुभव नहीं होगा, हम प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, तो वहाँ पे ट्रॉमा होने के चांसेस और ट्रॉमा से जो डैमेज है वो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये पेरिफेरल न्यूराइटिस बहुत सारी डिजीज़ में होती है, इसमें डायबिटीज़ भी एक कारण होता है। दूसरा है स्पाइनल एफ्लिक्शंस। जो बॉडी की स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड से नीचे के पूरे लिम्ब में नर्व्स जाती हैं, तो यदि किसी कारण से स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिजीज़ या ट्रॉमा हो जाता है तो नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो सेंसरी उसकी परसेप्शन चली जाती है। तो उसमें क्या क्या है, जैसे टेप्स डोर्सेलिस ये डिजीज़ है। दूसरी है पैराप्लेजिया या स्पाइनल इंजरी के कारण से या कुछ डिजीज़ के कारण से। पैराप्लेजिया मतलब निचले हिस्से में, शरीर के निचले हिस्से में पूरा नर्व सेंसेशन चले जाना, एक तरीके से दोनों लिम्स का काम न करना, उसको पैराप्लेजिया कहते हैं। ये स्पाइनल इंजरी से भी हो सकता है और स्पाइनल कैनाल में कुछ स्टेनोसिस या ट्यूमर के कारण से भी ये हो सकता है, कंप्रेशन के कारण से भी। और जो इन्फेक्शंस के कारण से होते हैं उसमें टेप्स डोर्सेलिस है और सिरिंगोमाइलिया है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस है, बहुत सारे जो है वो कोज होते हैं। इसी के साथ साथ स्पाइना बाइफिडा ये एक कंजेनाइटल कंडीशन होती है, इसके कारण से भी नीचे नर्व सेंसेशन कम हो जाती है। साथ ही साथ पेरिफेरल नर्व इंजरी, किसी कारण से जो पेरिफेरल नर्व हैं जो नर्व सप्लाई करती हैं उसमें कोई इंजरी हो जाए और उसमें परसेप्शन चला जाए तो वो भी होता है। तो इससे क्या होता है कि ये कुछ बेसिक डिजीज़ हैं जिनके कारण से ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब भी हम ट्रॉफिक अल्सर को देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि क्या इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल या कुछ ना कुछ वेसल का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसमें है प्रेशर, उसमें एनीमिया है। यदि किसी रोगी को एनीमिया है तो ऑब्वियसली उसमें हीलिंग पावर कम होगी और ये जो है फास्ट ग्रो करेगा। साथ ही साथ मेल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, डिफेक्टिव है। इमोबिलिटी, बहुत लंबे समय तक पेशेंट एक पोजीशन में लेटा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया।
पैरालिसिस के केस में या फिर फ्रैक्चर्स के केसेस में। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और साथ ही साथ यदि किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो यूरिन बाहर की तरफ जा करके जो है वो पूरी स्किन को डिवाइटलाइज कर देगा और वहाँ पे इस तरीके की समस्याएं होने के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे। तो अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा करते हैं। ये जो ट्रॉफिक अल्सर हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता क्योंकि वहाँ पे नर्व प्रॉब्लम है, वहाँ पे सेंसरी परसेप्शन ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी पेन नहीं होता है। तो ये सेंसरी नर्व के इम्पेयरमेंट के कारण से ये पेनलेस होते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसको देखने में ये पंच्ड आउट लगेगा, यानी कि बोर जैसा, जैसे कि एक बोर कर दिया गया है, इस तरीके से गड्ढे जैसा ये दिखाई देगा। डीप होल, बहुत ही गहरा सा डीप होल होता है, और जहाँ पे नीचे यदि हम हील में यहाँ पे देखें तो नीचे कैल्केनियम बोन भी दिखाई दे जाती है, बोन तक ये चला जाता है। और इसमें मैक्सिमम केसेस में जो है वो एनेस्थीसिया मिलता है आसपास के एरिया में, कुछ केसेस में थोड़ा सा जो सेंसरी परसेप्शन है वो इम्पेयर्ड मिलती है, या कुछ में कम्प्लीटली लॉस मिलती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने ट्रॉफिक अल्सर के बारे में बताई, और आशा है कि आप ट्रॉफिक अल्सर को देखते ही बिल्कुल पहचान जाएंगे। और इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ट्रॉफिक अल्सर को मैनेज करना इसलिए डिफ़िकल्ट होता है कि जब तक हम उस सेंसरी परसेप्शन को मेंटेन नहीं करते हैं तब तक बहुत समस्या होती है ऐसे अल्सर्स को। तो ये बेसिकली कैलस अल्सर बन जाते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते रहने वाले ये अल्सर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो अंडरलाइंग कोज है उसको हमको ट्रीट करना पड़ेगा, यदि वो ट्रीटेबल है कि नहीं। और साथ ही साथ हमको स्किन की वाइटलिटी, एक डेली ड्रेसिंग, और नीचे उसका एक एयर या ऑक्सीजनेशन, इस प्रकार से पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और वुंड की प्रॉपर ड्रेसिंग करनी पड़ेगी ताकि वहाँ पे बहुत लंबे समय तक इन्फेक्शन ना रहे, घाव को स्वच्छ रखा जाए। तो इस प्रकार से घाव भरने में तो समय निश्चित रूप से लेते हैं, और इसमें दोबारा रिकरेंस भी हो जाती है। तो ये ट्रॉफिक अल्सर के बारे में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।